हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज हम बात करते हैं 6 मई के एडिटोरियल के टेस्ट पेपर के बारे में। सबसे पहले हम 6 मई के एडिटोरियल का टेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद 7 मई के एडिटोरियल के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर 6 मई के एडिटोरियल के वीडियो को अगर इस चैनल पर आपने देख लिया है तो आप ज़रूर उसके कंसेप्ट को समझ गए होंगे। उसमें मैंने तीनों तरह की बात को कहा था, 3 तरह से बात किया था। पहला कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकेबलरी, और ये तीनों से मैं यहाँ एक टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। जो मैंने आपको 6 मई का जो बढ़ाया था एडिटोरियल, उसका हेडिंग था डेंजरस ड्रिफ्ट ऑन इनकाउंटर विद टेररिस्ट नियर हंदवाड़ा। देखिए, इसमें मैंने सारे चीज़ पर डिस्कस किया है। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आज जुड़े हैं तो आप लास्ट तक देखेंगे, बीच में स्टॉप नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल का जो वीडियो छोटा नहीं होता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ता ही है एडिटोरियल में। और एडिटोरियल पढ़ने का मतलब है कि हमारी लेवल एकदम बिल्कुल अच्छी हो जाती है, बट कंटिन्यू हमें रहना होगा। तो आप लास्ट तक देखेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको किसी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन पेपर तो आप वीडियो में मेरे सामने केवल मेरे बनाए गए या मेरे एनालिसिस को आप सुन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एनालिसिस को यानी इस वीडियो को देखने से पहले, आप जब वीडियो देखने चलें तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF दिया गया इस टेस्ट पेपर का और इसके एडिटोरियल का। जैसे आपका 6 मई का टेस्ट पेपर और 7 मई का एडिटोरियल आपको साथ साथ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आप फिर कॉपी पे बनाएंगे। आपका अब ये सवाल है कि कैसे टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है वो नाम है, ठीक है, इंग्लिश विथ डी पांडे सर। आप लिखेंगे, कॉपी पे लिख लीजिए इंग्लिश विथ डी पांडे सर। आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसके प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको ये सर्च करना होगा, सर्च आएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारा वहाँ से मटेरियल मिल जाएगा। एवरीडे एडिटोरियल का वीडियो भी वहाँ आपको लिंक मिल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू डेथ ऑफ सोल्जर अ पुलिस ऑफिसर कॉल फॉर समर अहेड। ये सवाल क्या है, देखिए, कह रहा है कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे सिपाहियों का जो मौत हुआ, जिसमें कि सैनिक भी थे और पुलिस अधिकारी भी थे, उनकी मौत जो है वो किस चीज़ की मांग करती है आने वाले गर्मी के आगे समय में। यानी जो गर्मी का मौसम आएगा, जो समर अहेड है, उस चीज़ में क्या चीज़ की मतलब मांग हो रही है उनके, ये जो मतलब शहीद हुए लोग, जो मौत हुए। तो आप जब एडिटोरियल पढ़िएगा तो उसमें मैंने बताया था कि एक तरह से गैर अनुपातिक घटना हुआ है। मतलब कैसे गैर अनुपातिक, कि आतंकवादियों जो टेररिस्ट थे उनकी संख्या 2 थी और हमारे जाबाज ऑफिसरों की संख्या तो 5 थी लगभग, और आसपास ज़्यादा ही था। तो ऐसे स्थिति में कहा गया था कि उन्होंने इस घटना को एनालिसिस करके कहा कि आने वाले समय में हम लोगों को, यानी आगे जो अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, आने वाले समय में हम लोगों को बिल्कुल अटेंशन रहना होगा, जागरूक रहना होगा बहुत सारे चीज़ों को लेकर के। तो देखिए, इस बहुत सारे चीज़ों को लेकर के कहा था। और गर्मी के दिनों में जो आगे मौसम आएगा, देखिए प्रोसेस टू फाइट, इस पर बात नहीं हुआ था, तो आपका आंसर ये नहीं बनेगा। दूसरा अटेंशन, बिल्कुल जागरूक रहना, ध्यान देना, अमॉन्ग अदर थिंग्स, सही है। आप पैसेज में देखे होंगे एडिटोरियल में जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया है, तो जागरूकता की बात कही गई थी, बाकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के तो सही है। अटेंशन बिटवीन टू, ठीक है, ये देखिए थिंग्स है, ये मी गलत है। 2 चीज़ों को लेकर अटेंशन की बात हुई है तो ये भी गलत है। नन ऑफ द एबर, कोई इसमें। तो आपका अगर इसका देखिए, तो आप अगर एडिटोरियल पढ़े होंगे और आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, तो उसका आंसर बॉय होगा। और एडिटोरियल देखिए थोड़ा सा लेवल होता ही है, तो थोड़ा सा होगी परेशानी, तो आप बिल्कुल उसको हार्ड वर्क करेंगे तो आपकी सही हो जाएगी। क्लियर, तो आंसर बॉय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इस दिस पैसेज मतलब जो एडिटोरियल मैंने पढ़ाया है उस एडिटोरियल के अनुसार व्हाट इज अनयूजुअल, क्या है जो मतलब बिल्कुल आपको असामान्य लग रहा है और डिसप्रॉपोर्शनेट और गैर अनुपातिक लग रहा है। क्या चीज़ ऐसी है, उस पैसेज में ऐसा क्या कहा गया है कि यह जो है बिल्कुल असामान्य लग रहा है और बिल्कुल गैर अनुपातिक है। तो यह लग रहा है कि 5 सिपाहियों का शहीद हो जाना। आप पैसेज पढ़िएगा तो ज़रा सोचिए, आतंकवादी की संख्या 2, टेररिस्ट की संख्या वहाँ बताया गया कपल ऑफ टेररिस्ट थे, और हमारे ऑफिसर जो थे वहाँ पे 5 थे। तो एक बिल्कुल ये सही परफेक्ट नहीं बैठ रहा आइडिया कि ये 2 ये 5 कैसे आखिर हुआ। तो यही को लेकर कहा है कि मतलब जो 5 हमारे ऑफिसर शहीद हो गए। तो देखिए पहला लिखा 2 टेररिस्ट, शहीद पे बात हुआ, आतंकवादियों पे बात नहीं हुआ, तो आंसर ये नहीं होगा। 2 मोटिवेट, ये भी नहीं होगा। 2 डिमांड सिक्योरिटी, ये भी नहीं होगा। देखिए डॉग आंसर होगा। 2 टेक डाउन, मैंने एडिटोरियल में पढ़ाया, टेक डाउन मतलब होता है जान से मारना।
टू टेक डाउन 5 ऑफिसर, यानी जो 2 आतंकवादियों ने 5 अधिकारियों को जान से मार दिया गोलाबारी में, तो उसको लेकर कहा कि एक अनयूजुअल और डिसप्रपोर्शनेट है, इस बात को लेकर कहा गया, तो आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए सब लोग। लिखा है ऑन सैटरडे आफ्टरनून, कह रहा है कि शनिवार के दोपहर के समय रिसीविंग प्राप्त किए इंटेलिजेंस से उनको खबर मिली, किनको, हमारे 5 अधिकारियों को, जो हमारे 5 अधिकारी थे जिसमें मेजर थे, कर्नल थे और जो लैंस नायक थे, इन सारे लोगों को जब मिला, इंटेलिजेंस विभाग से खबर मिला, क्या मिला, टेररिस्ट की जो आतंकवादी हैं वर प्रेजेंट, मौजूद थे इन, तो आप पैसेज पढ़िएगा तो आतंकवादी कहाँ मौजूद थे, तो जम्मू कश्मीर के, ठीक है, एक ज़िले में, और एक ज़िले में जहाँ ज़िले में थे वो हंदवाड़ा शहर के नज़दीक था, और वहाँ एक गांव था चंगीमूला विलेज में वे लोग छुपे हुए थे। इस बात का खबर आतंकवादियों का जो खबर था, टेररिस्ट का जो खबर था, हमारे पुलिस ऑफिसर को मिला इंटेलिजेंस से। तो ऑप्शन कह रहा है पहला, ए हाउस इन चंगीमूला विलेज, सही है। ये पांचों, ये जो 2 आतंकवादी थे चंगीमूला विलेज में थे, सही है। ए हाउस इन हंदवाड़ा, ये गलत है, हंदवाड़ा तो शहर है, नहीं होगा यहाँ पे। ए हाउस इन कश्मीर, यहाँ भी नहीं होगा। तो आपका अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो बिल्कुल आंसर ए होगा। बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है, आप इसे करेंगे। लिखा है फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड। देखिए फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड अगर रखा है तो फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड मतलब ये पूछा है कॉमेंस का क्या सिनोनिम्स होगा, कॉमेंस वर्ड जो है इसका साइनो क्या बनेगा, ठीक है। तो कॉमेंस मतलब होता है प्रारंभ होना, शुरू करना। तो अब ऑप्शन में से देखते हैं कौन प्रारंभ होने की बात कर रहा है, टू स्टार्ट, प्रारंभ होना, ये हो सकता है। मैनेज, ये तो होगा ही नहीं, प्रबंध करना होता है। डिलीवरी, पहुंचाना, ये नहीं होगा। कॉल, मांग करना, ये भी नहीं होगा। तो आपका एग्जाम के लिए आंसर ए जाएगा, टू स्टार्ट हो जाएगा, सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। अब लिखा है ऑल द इनेमीज फायर, ठीक है, सभी दुश्मन के तरफ से जो फायर हो रहे थे, केम फ्रॉम, वो आया था। ये सवाल पूछ रहा है कि जो दुश्मन फायर कर रहे थे वो किधर से कर रहे थे, कहाँ से फायरिंग आ रही थी। तो आप पैसेज पढ़िएगा ना, तो उसमें मैंने बताया है कि एक गौशाला से फायरिंग किया जा रहा था। अब पूछा है कि उसमें भवन से नहीं किया जा रहा था बल्कि गौशाला से किया जा रहा था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए द काउ शेड, सही है, गाय मतलब गौशाला से हो रहा था। नॉट द बिल्डिंग, हाँ ये भी सही है कि किसी भवन से नहीं हो रहा था। तो ये दोनों बातें यहाँ सही लग रहा है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ दे रखा है सी में। सी में ऑप्शन देखिए लिखा है बोथ ए एंड बी, तो आपका आंसर ए एंड बी दोनों सही होगा, ठीक है। अब आइए फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड, ल्यूल, ल्यूल वर्ड ये जो लिखा ना LULL, लॉल का साइनो क्या होगा। सल मतलब होता है क्या, शांति होता है, शांति, कुछ पल के लिए जो होता है ना शांति, जैसे आप 2 घंटे से झगड़ रहे थे और आप 1 घंटे शांत रहे तो उसी मोमेंट को ल्यूल कहा जाएगा। तो पूछा है कि लल का साइनो क्या होगा, तो मतलब शांति हो जाएगा। शांति का देखिएगा तो पहला लिखा है पीस है, मतलब भी शांति होता है। एक्सपोज, ये तो खुलासा करना होता है, नहीं होगा। कॉन्सील मतलब होता है छिपाना, ये भी नहीं होगा। और पीस मतलब ये तो टुकड़ा, ये तो होगा ही नहीं। तो आपका एग्जाम के लिए आंसर देखा जाए तो पीस हो जाएगा, आंसर आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल हाई है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका अच्छा है, कॉमन एरर है आपका। इसमें कहा है कि दे इंटर्ड इनटू द हाउस, वे लोग घर में घुस गए थे। एंड देयर वाज अ फ्रेश फायर फाइट, और वहाँ पे बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट तौर पे गोलाबारी हो रहा था। बट लेकिन नो कम्युनिकेशन फ्रॉम, लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था कॉलोनियल यानी कर्नल और उनके टीम के बीच में। तो मैंने जब एडिटोरियल पढ़ाया था तो एक बार मैंने बोला था कि अगर कहीं पर इंटर लिखा है, इंटर, यही गलती है, देखिए इंटर लिखा है और इंटर अगर घुसने या प्रवेश करने की बात हो रही है तो इंटर के बाद कभी भी इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो इंटर के बाद इनटू नहीं होगा। इंटर के बाद अगर इनटू लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है समझौता करना, एग्रीमेंट करना। तो यहाँ पे तो नहीं होगा इंटर के बाद इनटू, तो यही गलती है, इनटू हटा देंगे, आपका आंसर ही जाएगा। अब पूछा है फाइंड द बेस्ट अपोजिट वर्ड, 8 नंबर क्वेश्चन में है कि अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो रैमिफिकेशन मतलब होता है जटिलता, होता है कठिनाई भरा, पेचीदापन, पजल कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, आसान, ठीक है। तो आसान में देखिए ऑप्शन कौन दे रहा है, ईजी, ईजी मतलब आसान, सही है, ये हो सकता है। एडमोनिश से तो होता है चेतावनी देना, ये तो होगा ही नहीं। एबॉलिश मतलब होता है जड़ से मिटाना, ये भी नहीं होगा। पे मतलब तो चुकता करना, ये भी नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आपका आंसर ए जाएगा, आसान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। ये देखिए, ये आज हमारे एसएससी के CGL के मेंस में या फिर SBI के या IBPS के PO में जो क्वेश्चन रखे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है। लिखा है इट इज़ अनयूजुअल, यह बिल्कुल असामान्य है। डिस्प्रपोर्शनेट है और गैर अनुपातिक है। फॉर जस्ट, केवल मात्र कि एक कपल ऑफ टेररिस्ट की, केवल 2 आतंकवादी, टेक डाउन मार गिरा दिया, हाई 5 स्किल्ड एंड मोटिवेटेड सोल्जर। अब ध्यान से अगर देखिएगा आप तो 5 यहाँ पे है जो एक कार्डिनल एडजेक्टिव है। 5 जो है ना कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो कार्डिनल एडजेक्टिव हमेशा जो होता है बाकी एडजेक्टिव के पहले होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ देखिएगा तो हाई 5 नहीं होगा बल्कि 5 लिखना पड़ेगा पहले,
और 5 के बाद आपको हाई लाना पड़ेगा। तो हाई नहीं लिखेंगे, आपको इसको हाईली लिखेंगे। क्लियर? तो आपका आंसर यही होगा, ये गलती है आपका, हाई 5 नहीं होगा बल्कि 5 हाईली हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल है, सारे पैसेज में दिया जाता है। फाइंड द टोन ऑफ दिस पैसेज, तो ये भी पैसेज में पढ़ा है, तो इसमें बताया गया है कि कैसे मतलब हमारे अब कैसे स्थिति होगी, सुझाव दिया गया है, तो इसका भी टोन सुझाव में सजेस्टिव होगा। देखिए आज मैंने 6 मई का टेस्ट पेपर बनाया। देखिए 5 मई कहीं कहीं लिखा गया है, आप वो 6 मई ही देखेंगे, गलती से हो गई है। तो 6 मई का मैंने टेस्ट पेपर देखा। आप स्कोर करके देखिए कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। हर टेस्ट पेपर में ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब बात कर रहे हैं हम आज के 7 मई के एडिटोरियल के बारे में। बिल्कुल यहाँ से फ्रेश हो जाइए। अब टेस्ट पेपर आपने जो बनाया, जो स्कोर हुआ उसको छोड़िए, अब यहाँ से बिल्कुल फ्रेश हो जाइए। आप अपने हाथ में एक पेन रखिए, अपने पास एक कॉपी रखिए, आपको लिखने की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग पे भी बात होने वाला है। तो चलिए देखिए यहाँ से पहले बात करते हैं। अब हेडिंग क्या है इसका, लिखा है टॉपिक का हेडिंग देखिए, लिखा है बैक होम। बैक मतलब होता है वापस आना, और घर मतलब घर वापस आना। ऑन रिटर्न मतलब जो वापसी हो रही है, किसका, इंडियन एक्सपेट्रिएट का। एक्सपेट्रिएट किसको कहते हैं, एक्सपेट्रिएट उन लोगों को कहते हैं जो भारत के हैं और भारत के बाहर हैं अभी। जैसे मानिए अभी सिंगापुर में, दुबई में, लंदन में, ऐसे जो भारत के हैं और भारत से बाहर रह रहे हैं वो एक्सपेट्रिएट कहलाएंगे। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि वापसी हो रही है घर उन लोगों की जो भारत के हैं और भारत के बाहर रहते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं बिल्कुल फ्रेश होके, और बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट करके कीजिएगा, तब अगर ये पढ़ने आ जाए ना आपको तो समझिए कि आपका इंग्लिश यूं ही इंप्रूव हो जाएगा। अब पहले हम वर्ड मीनिंग, देखिए इसमें 3 चीज़ पे बात करेंगे, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। पहले वोकैबुलरी, तब कॉम्प्रिहेंशन, तब ग्रामर। तो आप अपने कॉपी को खोल के रखेंगे, जैसे क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको फील आएगा, बट आप कंसंट्रेट करेंगे तब। देखिए अगर यहाँ से मैं बात करूँ कि आपका क्या लिखा है पहले, तो आप यहाँ से पहले मीनिंग को यहाँ तक लिखेंगे, इन्फेक्शन तक लिखा है। एज इंडिया ब्रिंग्स बैक, अगर आप इसका मीनिंग लिखने लायक है आपका तो लिख सकते हैं ब्रिंग बैक, लिख लेंगे आप, फ्रेज का काम किया है। ब्रिंग मतलब होता है लाना और बैक मतलब होता है वापस, पीछे। तो इसका ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस आना या वापस लाना, यहाँ वापस लाना ही लिखेंगे आप। ब्रिंग बैक मतलब वापस लाना। स्ट्रेंडेड अगला वर्ड है, देखिए ध्यान से। स्ट्रेंडेड मैंने बताया है आपको, स्ट्रेंडेड मतलब होता है फंसा हुआ, स्ट्रेंडेड का मतलब होता है फंसा हुआ। ठीक है, एक्सपेट्रिएट अभी ऊपर मैंने इस पे बताया था, एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है भारत के वे लोग जो भारत के बाहर फंसे हुए हैं। अब आइए मीनिंग पहले लिख लीजिए। इट मस्ट गार्ड, मस्ट देखिए एक मॉडल वर्ब है जो ऑब्लिगेशन को बताता है, मतलब बिल्कुल अनिवार्य को, जो करना जरूरी है उसको बताता है। गार्ड, गार्ड मतलब होता है निगरानी रखना, जैसे देखोगे गार्ड होते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब अगर देखा जाए ना तो किसी के विरोध के सेंस की बात होता है, प्रीपोजिशन है, हमेशा विरोध, प्रोटेक्शन के सेंस में कह रहा है यहाँ पे। अब आगे लिखा अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन, यहीं तक है, फुल स्टॉप यहाँ रहेगा। देखिए वेव मतलब क्या होता है, वेव मतलब तो ऐसे लहर होता है, तरंग होता है, तो यहाँ लहर समझिए, लहर या दौर। वेव मतलब होगा यहाँ लहर या दौर। अब देखिए वर्ड मीनिंग लिख लिए, तो मैं यहाँ से यहाँ तक आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि एज इंडिया, अब एज को अभी ना पढ़िए, एज का मतलब यहाँ बहुत अलग है, आप समझिए। यहीं पर लिखा है इंडिया ब्रिंग्स बैक, कह रहा है भारत जो है वापस अब ला रहा है। स्ट्रेंडेड फंसे हुए, एक्सपेट्रिएट भारत के लोगों को जो भारत के बाहर फंसे हुए हैं। यहाँ से देखिए इंडिया से पहले पढ़िए, कह रहा है कि भारत जो है वापस ला रहा है फंसे हुए भारत के लोगों को जो बाहर में फंस गए हैं। अब देखिए तो जब ला रहा है तो बताइए अब ये कैसा काम है, पॉजिटिव काम है ना लाना, भारत में ला रहा है वो तो लोग पॉजिटिव है काम। अब यहाँ से देखिए कह रहा है इट मस्ट गार्ड, इट आया है इंडिया के लिए, तो कह रहा है भारत को अवश्य ही निगरानी रखनी पड़ेगी, भारत को अवश्य ही निगरानी रखना चाहिए। अगेंस्ट, ठीक है, मतलब किसी के अगेंस्ट में, अगेंस्ट अगर देखा जाए तो अगेंस्ट किसके लिए बात कर रहा है भाई, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिखा है कि इट मस्ट गार्ड, इट आया है भारत के लिए, भारत को अवश्य ही इस पर निगरानी रखनी पड़ेगी। अगेंस्ट अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन, कि कहीं जो ये भारत में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कहीं इनके आने पर संक्रमण का नया लहर ना आ जाए, नया दौर ना आ जाए। देखिए इसका पूरा का मैं अर्थ कहता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कह रहा है कि भारत वापस तो ला रहा है भारत के उन सारे लोगों को जो भारत के बाहर फंसे हैं, लेकिन वापस लाने के बावजूद, ठीक है ला रहा है, ठीक है, लाने के बावजूद भारत को अवश्य ही निगरानी रखनी पड़ेगी। अगेंस्ट मतलब उन लोगों पे निगरानी रखनी पड़ेगी, अगेंस्ट मतलब इस चीज़ के खिलाफ में,
अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन, कि इन लोगों के आने से कहीं फिर से ये नया संक्रमण और तेज ना हो जाए और फैलने न लगे, इस बात को कह रहा है। अब इसमें मैं ग्रामर पे अगर बात कर दूं तो देखिए यहाँ पे जो है इंडिया सब्जेक्ट का काम किया है, इंडिया सिंगुलर है, प्रोपर नाउन है, और हर प्रोपर नाउन सिंगुलर में काम करता है तो इंडिया सिंगुलर है, प्रोपर है। अब इंडिया सिंगुलर है तो देखिए वर्ब जो है ना ब्रिंग्स बैक सिंगुलर आया है, क्लियर, ब्रिंग्स बैक यहाँ वर्ब है, इंडिया के लिए सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सब समझ में आएगा आपको। अब देखिए अगर ये वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में समझिए एक्सपेट्रिएट नाउन है, एक्सपेक्ट्रिएट जो है ना नाउन है, तो स्ट्रेंडेड है नाउन के पहले एडजेक्टिव है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, स्ट्रेंडेड पास्ट पार्टिसिपल है। अब यहाँ से देखेंगे तो इट जो है ना एक प्रोनाउन आ रहा है, यह इट प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, इंडिया के लिए आ रहा है, इंडिया सिंगुलर है तो इट आया है। और मस्ट, मस्ट हमेशा मॉडल है, बाध्यता को बताता है, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आने वाला वर्ब जो होता है ना V1 होता है, ठीक है, यानी V1। और अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है, अगेंस्ट का यूज तब किया जाता है जब किसी चीज़ का हम लोग खिलाफत में होते हैं, विरोध में होते हैं, या फिर बचाव के सेंस में होता है तो अगेंस्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम फिर बात करते हैं, ये आफ्टर से यहाँ तक है, ये बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं है। पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे आप, लिखा है कि आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है के बाद, नियरली मतलब होता है लगभग, 2 मंथ यानी लगभग 2 महीने बाद, किसके भाई 2 महीने बाद, तो लॉकडाउन के 2 महीने बाद, ठीक है। स्ट्रेंडेड, स्ट्रेंडेड मतलब बताया तो मैंने, फंसा हुआ, इंडियंस भारतीय के लोग, एक्रॉस, एक्रॉस आप लिख सकते हैं, एक्रॉस मतलब होता है मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यानी पूरे एरिया के फैले हुए लोगों को एक्रॉस कहेंगे, एक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड मतलब विश्व के चारों तरफ। विल बिगिन, बिगिन मतलब होता है प्रारंभ होना, शुरू होना, मतलब वो प्रारंभ हो जाएगा। देयर जर्नी, उन लोगों की यात्रा, होम घर आने के लिए, दिस वीक इस सप्ताह से। एज एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब वायुयान को कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, ग्रामर में मैं बात करूं तो एयरक्राफ्ट यहाँ पे हमेशा जो होता है ना वो एक हवाई जहाज़ की बात हो या एक से ज़्यादा हवाई जहाज़ की बात हो, अगर एयरक्राफ्ट आप लिखे हैं तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में एयरक्राफ्ट ही लिखा जाएगा। एंड नेवल शिप, नेवल शिप मतलब होता है नेवी के जहाज़ की बात हो रही है। और आगे कह रहा है, मीनिंग आगे लिखेंगे आप, इन अ गवर्नमेंट, एक तरह से सरकार, गवर्नमेंट मतलब हो गया सरकार, कंट्री लिखा है कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेट मतलब होता है सहयोग दिया हुआ है, सहयोग करना, कोऑर्डिनेट का हिंदी होता है सहयोग करना, तो कोऑर्डिनेट यहाँ सहायता के सेंस है, प्लान मतलब हो गया योजना। आर टू ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक मैंने बताया था ऊपर में ही, वापस लाना। अबाउट, अबाउट मतलब हो गया लगभग, 15,000 यानी 15,000 नेशनल्स यानी भारत के लोगों को, फ्रॉम 13 कंट्री 13 देशों से लाया जा रहा है इन द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में। मीनिंग लिख लिया आप। अब चलिए इसका हिंदी पे बात करते हैं, इसका सेंस पे बात करते हैं। कह रहा है कि लगभग 2 महीने बीत गए और लॉकडाउन के 2 महीने बीतने वाले हैं, इस 2 महीने के बीत जाने के बाद, यहाँ सही है, स्ट्रेंडेड इंडियंस जो बाहर में भारत के लोग फंस गए हैं, यानी फंसे हुए भारतीय अक्रॉस द वर्ल्ड, जो दुनिया के अलग अलग देशों में जो फंसे हुए हैं, विल बिगिन देयर जर्नी, अब उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी, फ्यूचर है, विल बिगिन कह रहा है, अब उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी वोम घर वापस आने के लिए, दिस वीक इस सप्ताह, यानी इस सप्ताह वो लोग घर वापस करने लगेंगे। एज एयरक्राफ्ट उनको लाने के लिए हवाई जहाज़ की सुविधा तय की गई है, और नेवल शिप और नेवी के जहाज़ों को भी उनके लिए व्यवस्था बनाया गया है। यहाँ तक सही है, बहुत आसान है। अब कह रहा है कि इन अ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड प्लान, अब कोई बोले कि आखिर ये कैसे लोग आ रहे हैं, तो कहा रहा है कि यह एक तरह से सरकार की सहयोग की गई योजना है, सरकार की एक योजना है, सरकार ने एक योजना चलाया है, आगे मैं बताऊंगा योजना का क्या नाम है। सरकार ने एक योजना बनाया है, उस योजना के अंतर्गत लोगों को लाया जा रहा है। अब देखिए, आर टू ब्रिंग बैक, और ऐसे लोगों को जो है अब वापस लाया जा रहा है, ऐसे लोग वापस आ रहे हैं। अब लिखा है अबाउट 15,000, वापस आने वाले लोगों में संख्या 15,000 है लगभग, नेशनल्स जो केवल भारत के ही हैं, भारत के बाहर के नहीं है वो, यानी ये नहीं कि फॉरेन यहाँ भारत में आने वाले हैं, केवल भारतीय लोग ही लगभग आएंगे 15,000, फ्रॉम 13 कंट्री, जो 13 देशों से आएंगे इन द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में, यानी 7 तारीख की ये बात है, 7 तारीख की एडिटोरियल है, तो 7 से लेकर के 13 तारीख के बीच 13 देशों से पहला फेज स्टार्ट हुआ है जिसमें लोग आ जाएंगे। अब यहाँ से मैं ग्रामर पे बात करता हूँ, थोड़ा पेशेंस रख के आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, आई हार्मली रिक्वेस्ट टू यू। देखिए अगर इसमें देखिएगा आप तो यहाँ पे मंथ जो है ना वो नाउन का काम कर गया, टू देखिए ना ये आपका कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया, और नियरली देखिए एडवर्ब हो गया, नियर से बना हुआ है, सही है, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन यहाँ सही है। ये देखिए आफ्टर है ना, आफ्टर के बाद ये सब आया है, तो आफ्टर प्रीपोजिशन है तो ये सब ऑब्जेक्ट के मामला चला गया। अब यहाँ से शुरू कॉमा है तो स्ट्रेंडेड इंडियंस, ये देखिए इंडियंस यहाँ सब्जेक्ट है, इंडियंस क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल है इंडियन, इंडियंस यहाँ प्रॉपर नाउन का नहीं काम कर रहा है बल्कि प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं होता है लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव प्लूरल हो सकता है, तो इंडियंस है। अब देखिए अगर इंडियंस
यहाँ पे है तो स्टैंडर्ड देखिए इसके पहले एडजेक्टिव है। अब लिखा है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखिए इंडियंस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो बताइए कौन दुनिया के अलग अलग देशों से भारत आने वाएंगे। देखिए इंडियंस के लिए यहाँ भर है विल बिगिन, इन भारतीय लोगों का यात्रा शुरू होगा देयर जर्नी दिस वीक, इस सप्ताह एज एयरक्राफ्ट एंड नेवल शिप, यहाँ सही है। इन अ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड प्लान, यहाँ भी देखिए प्लान नाउन है, आप बिल्कुल आसानी से देखिए प्लान यहाँ पे नाउन का काम किया है, तो जब ये प्लान नाउन है तो कोऑर्डिनेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। अब एक बात और देखिए लिखा है आर टू ब्रिंग बैक, उनको वापस लाया जाएगा, किनको वापस लाया जाएगा, भारतीय लोगों को। देखिए यहाँ पे जो इंडियंस है ना, इसके लिए देखिए यहाँ पे आर ब्रिंग बैक आया है। अबाउट लगभग, अबाउट का मतलब होता है लगभग, जो 15,000 भारत के लोग हैं फ्रॉम 13 कंट्री, 13 देशों से आने वाले हैं इस सप्ताह। ठीक है, इसमें अब ग्रामर पे अगर देखा आपने तो एक बात यहाँ देखिए, फर्स्ट जो है ना द फर्स्ट, ये आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा डेफिनिट आर्टिकल होता है तो द आया है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद तुरंत आने वाला नाउन सिंगुलर आया है तो वीक नाउन आया है। अब इसका पूरा का मैं यहाँ से यहाँ तक मतलब बता दे रहा हूँ, देखिएगा। कह रहा है कि जैसे भारत वापस ला रहा है फंसे हुए भारत के लोगों को जो बाहर में फंस गए हैं, तो भारत को अवश्य ही इस बात को ध्यान रखना चाहिए, निगरानी करना चाहिए कि वो बचाव करे, नई जो इन्फेक्शन बढ़ जाए नहीं, इस चीज़ को लेकर के। अब कह रहा है कि लगभग 2 महीने लॉकडाउन बीत जाने के बाद फंसे हुए भारतीय लोग जो विश्व के अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं, उनकी यात्रा घर वापसी शुरू हो जाएगी इस सप्ताह से, हवाई जहाज़ से या फिर वो नेवी के शिप से लाए जाएंगे। एक सरकार की सहयोग की गई योजना है जो वापस लाया जा रहा है लगभग 15,000 भारतीय लोगों को 13 देशों से अलग अलग पहले सप्ताह में। क्लियर। अब सेकेंड पेज पे हम लोग यहाँ बात करेंगे। सेकेंड पेज काफ़ी आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर सेकेंड पेज की यहाँ बात करें तो पहले वर्ड मीनिंग यहाँ से आप जहाँ तक है आप देखेंगे, बिल्कुल जहाँ तक मुझे फुल स्टॉप मिल जाएगा मैं वहाँ तक इसको पढ़ूंगा, यहाँ तक पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि मैमोथ, आप लिखेंगे, बहुत बार एसएससी या बाकी एग्जामों में पूछा है, डिफेंस या फिर बैंकिंग के भी पेपर में ऐसे वर्ड आते रहते हैं। मैमोथ मतलब होता है विशाल, बड़े पैमाने पर, जिसको ह्यूज कह सकते हैं आप। एक्सरसाइज मतलब यहाँ हो गया एक तरह से अभ्यास, अभियान। भारत सरकार ने एक बड़े पैमाने पर अभियान चालू किया है। डब, डब मतलब होता है नाम देना। देखे होंगे ना, हम लोग देखते हैं कि साउथ के मूवी को हिंदी में डब किया जाता है, डब मतलब नाम देना है। हॉलीवुड के मूवी को भी हिंदी में बॉलीवुड में डब किया जाता है। लिखा है इस योजना का जो अभ्यास का नाम दिया गया वंदे भारत। वंदे भारत यहाँ प्रॉपर नाउन है। मिशन, मिशन मतलब होता है लक्ष्य, जो एक लक्ष्य है। बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश, ठीक है, मतलब मंत्रालय के द्वारा। इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट मतलब होता है अनुमान करना, आशा करना। टू लास्ट फॉर वीक गिवेन मेंबर्स, नंबर्स है, नंबर्स मतलब संख्या और पीपल लोग। हु हैव रजिस्टर्ड, ठीक है, जिन्होंने रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर मतलब होता है पंजीकरण कराना। विथ एम्बेसी, एम्बेसी लिख सकते हैं, एम्बेसी मतलब होता है दूतावास। ठीक है, हर भारत के अलग अलग देश, जैसे आप जाएंगे बाहर में फॉरेन में, तो हर देश में भारत का एम्बेसी है, जहाँ पे आप जाकर के अपनी भारत आने के लिए या किसी तरह का कोई रजिस्ट्री वहाँ पे या रजिस्ट्रेशन होती है। इन दीज कंट्री, इन सारे देशों में। दीज कह रहा है मतलब 13 देशों की बात कर रहा है। अब मीनिंग पे कह रहा है कि जो बड़े पैमाने पे जो अभी अभियान चालू किया गया है डब्ड, जिसका नाम दिया गया है वंदे भारत, एक लक्ष्य है, और यह लक्ष्य जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा तय किया गया है। अब देखिए इज एक्सपेक्टेड, इसके लिए है मैमोथ एक्सरसाइज के लिए। कह रहा है इस बड़े पैमाने पर अभियान से इस चीज़ का मतलब अनुमान होता है टू लास्ट, की अंतिम तक, 4 वीक्स। ठीक है, गिवेन नंबर्स ऑफ पीपल, जो मतलब नंबर बताए गए लोगों का, लगभग 15,000 जो लोग हैं। हु हैव रजिस्टर्ड, जिन्होंने मतलब पंजीकरण करा लिया है। विथ एम्बेसी, दूतावास में। इन दीज कंट्री मतलब उन सारे लोगों को लाया जाएगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, नहीं कि सभी को लाया जाएगा। तो आपको अगर फॉरेन से यहाँ आना है तो आपको सबसे पहले वहाँ कर जाके एम्बेसी में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो अगर इसमें अगर ग्रामर पे मैं बात करूँ तो आपका यहाँ मैमोथ जो एक्सरसाइज है ना, सब्जेक्ट का काम किया है। मैमोथ एडजेक्टिव है, एक्सरसाइज नाउन है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसके लिए इज वर्ब यहाँ आया है। देखिए इज एक्सपेक्टेड वर्ब किसके लिए आया है, तो मैमोथ एक्सरसाइज के लिए आया है। और आप यहाँ देखेंगे तो हूँ आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर हूँ रिलेटिव प्रोनाउन आप मान रहे हैं तो पीपल आप एंटीसीडेंट मानिए, एंटीसीडेंट है। और हैव रजिस्टर्ड जो वर्ड आया ना, ये पीपल के लिए आया है, वो लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं। विथ एम्बेसी इन दीज कंट्रीज, यहाँ दीज जो है ना एडजेक्टिव हो गया, और कंट्रीज एक तरह से प्लूरल नाउन हो गया। दीज के बाद आने वाला दिस दैट के बाद सिंगुलर होता है, लेकिन दीज दोज के बाद प्लूरल होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले मीनिंग। द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मैंने बताया फंसे हुए। इंक्लूड, इंक्लूड मतलब होता है साथ साथ, या फिर एक तरह से कहा जाए शामिल करना भी होता है।
बिजनेस ट्रैवलर्स, यानी जो मतलब फंसे हुए लोग हैं और जिनको पहले लाने की बात चल रही है, उसमें पहला नाम आता है बिजनेस ट्रैवलर्स, यानी जो बिजनेस से भारत के बाहर गए हैं उन सारे लोगों को लाया जाएगा। एंड टूरिस्ट, दूसरा टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट को लाया जाएगा, जो पर्यटक थे भारत से बाहर घूमने गए उनको लाया जाएगा। अब क्यों भाई, तो लिखा हु आर अनेबल टू रिटर्न इन टाइम, उन लोगों को लाने की बात हो रही है जो लोग समय पर वापस नहीं आ पाए थे। किसके कारण? ड्यू टू पेंडेमिक, महामारी के कारण। पेंडेमिक मतलब लिख सकते हैं महामारी, ठीक है। द लास्ट फ्लाइट, जो अंतिम फ्लाइट थी, मतलब अंतिम बार जो भारत में बहुत सारी फ्लाइटें आई, अलाउ मतलब अनुमति देना, अनुमति किया गया था, लैंड मतलब भारत में लैंड करने के लिए, विथ इनकमिंग पैसेंजर मतलब आने वाले पैसेंजरों को लेकर, वह 22 मार्च को था। यानी भारत से बाहर, भारत के बाहर से जो फ्लाइट भारत में आई थी वो 22 मार्च को आया था, जिसमें बहुत सारी फ्लाइट अलग अलग देशों से भारत आया था। अब इस पर पूरे का हिंदी में बताता हूँ। कह रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं भारत के बाहर, उनमें शामिल हैं व्यापारी लोग, ठीक है, बिजनेस ट्रैवलर्स जो बिजनेस के उद्देश्य से गए हैं, और पर्यटक लोग जो कि असक्षम हैं, हु आर अनेबल, जो कि असक्षम हैं घर वापस आने में महामारी हो जाने के कारण। अब कह रहा है कि जो अंतिम बार जो बहुत ज़्यादा संख्या में फ़्लाइट अलाउ किया गया था भारत में लैंड करने के लिए आने वाले पैसेंजर को लेकर के, वह 22 मार्च को हुआ था। 22 मार्च के बाद भारत में इंटरनेशनल कोई भी फ़्लाइट नहीं आई, इसीलिए भारत के बाहर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। अब इसमें यहाँ से ग्रामर की बात करते हैं। स्टैंडर्ड देखिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया है पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। अब इसमें देखिएगा तो हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है, ठीक है, हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है। तो इसमें देखिएगा ट्रैवलर से लेकर टूरिस्ट तक इसको एंटीसीडेंट कहेंगे। ट्रैवलर से लेकर टूरिस्ट तक ये क्या है? एंटीसीडेंट है। और हूँ के बाद जो वर्ब आ रहा है ना, ए, इसी एंटीसीडेंट के लिए आ रहा है, ट्रैवलर्स और टूरिस्ट के लिए आ रहा है। अनेबल, अनेबल एडजेक्टिव है, जिसके अंत में ए बी एल ई लगता है वो एडजेक्टिव होता है। टू रिटर्न इन टाइम, टाइम मतलब सही समय पर। ड्यू टू एक तरह से कहा जाएगा के कारण, द पैंडेमिक महामारी। द लास्ट फ्लाइट, देखिए लास्ट फ्लाइट अंतिम जो बहुत सारी फ्लाइटें थी, अलाउ किया गया था टू लैंड करने के लिए, इनकमिंग पैसेंजर्स आने वाले पैसेंजरों को लेकर के 22 मार्च को। एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि अगर यहाँ पे मार्च 22 मार्च देखिए तो एक डेट है, तो जब किसी डेट को बताया जाता है तो हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है, तो ऑन यहाँ लिखा गया। अब देखिए पूरा का मैं यहाँ से कह देता हूँ, आप बिल्कुल कंसीडर होकर देखिए। कह रहा है कि जो बड़े पैमाने पे अभियान है उसका नाम दिया गया है वंदे भारत, एक लक्ष्य है, ठीक है, विदेश मंत्रालय के द्वारा। और इस अभियान से अनुमान किया जाता है कि मतलब सप्ताह में उन सारे लोगों को लाया जाएगा जो लोगों ने पंजीकरण करा दिया है दूतावास में जाकर के इन सभी देशों में। कह रहा है कि यहाँ से अब फंसे हुए लोग में शामिल हैं व्यापारी लोग, पर्यटन के लोग जो कि असक्षम हैं, जो असक्षम हो गए थे समय रहते आने में महामारी के फैल जाने के कारण। अंतिम जो फ्लाइट अलाउ किया गया था भारत में लैंड करने के लिए वह 22 मार्च को था, उसके बाद कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट भारत में नहीं आई है। चलिए पेज नंबर 3 पे बात करते हैं। थोड़ा एडिटोरियल बड़ा होता है, आप जरूर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी आपको 8 मई के एडिटोरियल में 7 मई का टेस्ट पेपर आपसे बनेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करते हैं। लिखा है कि देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, पहले मीनिंग पे कह रहा है कि देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, कह रहा है कि विद्यार्थी भी हैं। अगर कह रहा है ना कि देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स तो विद्यार्थी भी हैं। आगे लिखा है यूनिवर्सिटी हॉस्टल, तो कहाँ के विद्यार्थी हैं भाई? तो यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल में रहते हैं, जिनका हॉस्टल बंद हो चुका है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लिखा है कि देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे हुज यूनिवर्सिटी, हुज मतलब जिनका, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, हॉस्टल मतलब जहाँ वो रहते हैं। हैव शट डाउन, आप लिख सकते हैं, शट डाउन मतलब होता है बंद हो जाना, यहीं तक पढ़ेंगे, पहले यहीं है फुल स्टॉप। तो कह रहा है कि देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, मतलब आने वाले में तो मैंने पहले पेज, पीछे वाले पेज में बताया कि ट्रैवलर्स भी आएंगे, बिजनेस के उद्देश्य से जो गए हैं, टूरिस्ट सब आएंगे। अब देखिए उनमें विद्यार्थी को भी शामिल कर लिया गया है कि विद्यार्थी भी आने वाले हैं साथ साथ। हुज यूनिवर्सिटी, जिन विद्यार्थियों की यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल है, हैव शट डाउन, यानी सभी विद्यार्थी नहीं आएंगे। जिन विद्यार्थियों का यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बंद हो चुका है वहीं विद्यार्थी लाए जाएंगे। चलिए अब आगे अगर इस पे बात करें तो यहाँ से हम लोग इंक्रीजिंगली से लेकर यहाँ तक, इंक्रीजिंगली मतलब होता है बढ़ते हुए, बड़े पैमाने पे। दोज, अब देखिए अपील मतलब अगर देखा जाए तो निवेदन करना होता है, मतलब अपील मतलब निवेदन करना। टू बी अलाउ मतलब अनुमति देना। टू रिटर्न वापस आने के लिए। हैव इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना। प्रोफेशनल उसको बोलते हैं जो अपना प्रोफेशनल वर्क करता है। लेबर जो मजदूर हैं। हु हैव लॉस्ट जॉब, जिनकी नौकरी चली गई है, लॉस्ट मतलब होता है ख़त्म हो जाना। ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट,
ड्यू टू मतलब होता है कारण, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, इम्पैक्ट मतलब होता है असर या प्रभाव, ग्लोबल लॉकडाउन मतलब वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन हो जाने की वजह से, ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक। इसका अपोजिट बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इसका अपोजिट अगर आप एंटोनिम्स बनाएंगे तो लोकल बनेगा। तो चलिए आपने अगर इसका वर्ड मीनिंग कर लिया यहाँ से, तो यहाँ से मैं इसका हिंदी कहता हूँ। आप देखिए कह रहा है कि जो बड़े पैमाने पे जो अभी बढ़ रहा हुआ दिख रहा है बड़ा पैमाना, दोज अपीलिंग मतलब वे सारे लोग जो निवेदन किए हैं, टू वी अलाउ उन लोगों को अब अनुमति दी जाएगी, पैसिव वॉइस है, यानी वे सारे लोग, दो जाया है यहाँ पे ना, दो सब्जेक्ट है, वे लोग जो निवेदन किए हैं उन लोगों को मतलब अलाउ किया जा रहा है टू रिटर्न, के वापस आएंगे। अब आगे हैव इंक्लूडेड प्रोफेशनल, और आने वाले में इंक्लूड किया गया, इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, जोड़ना, जोड़ा गया है, शामिल किया गया है, जिसमें प्रोफेशनल्स लोग भी आने वाले हैं, ठीक है। लेबर्स उन लोगों को भी लाया जा रहा है, मतलब प्रोफेशनल उसको बोलते हैं, जैसे इंजीनियर्स है वहाँ पे, और उसके मानिए अभी इंजीनियरिंग जहाँ हो रही है, जहाँ ऑफिस में काम करता था, सारी ऑफिसेज बंद हैं। लेबर की बात करें कि अगर कहीं लेबर है, वर्क कर रहा था, उसकी वहाँ फैक्ट्री बंद है, तो उन सारे लोगों को मतलब लाने की बात हो रही है। लिखा है हु हैव लॉस्ट जॉब, जिनकी नौकरी खत्म हो गई है, जिनका नौकरी मतलब चला गया है, अभी कंपनी चल नहीं रही है कोई, किसके कारण, ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक असर या प्रभाव के कारण, ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन, वैश्विक स्तर पर मतलब लॉकडाउन हो जाने के कारण। अब इसमें ग्रामर देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इंक्रीजिंगली एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब के बाद कॉमा है, ये अलग हो गया। दोज यहाँ पे अगर देखिए तो दोज आया है, दोज के बाद अपेलिंग है, टू बी अलाउ, ये देखिए पैसिव मोड है, टू बी अलाउड, टू रिटर्न, अलाउ के बाद आने वाला कोई भी वर्ब, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। अलाउ अगर कहीं लिखा है और अलाउ के बाद कोई वर्ब आता है तो 2+V1 में आता है, तो देखिए टू रिटर्न आया है 2+V1। हैव अगर देखिएगा तो हैव के बाद आने वाला वर्ब V3 होता है, तो हैव के बाद वर्ब इंक्लूडेड आया है। प्रोफेशनल एंड लेबरर्स, देखिए हूँ यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है तो आपका ये प्रोफेशनल और लेबरर्स जो हो गया एंटीसीडेंट हो गया। आपके बाद अगर देखेंगे तो हैव जो वर्ड आया ना, हैव लॉस्ट, हैव किसके कारण आया है, तो प्रोफेशनल और लेबर्स के कारण आया, क्योंकि एंटीसीडेंट है। ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन, क्लियर। चलिए आगे की अगर हम बात करें अब यहाँ से विथ से लेकर के यहाँ तक, कह रहा है कि विथ एस्टीमेट, एस्टीमेट मतलब अगर कहा जाए कि एक तरह से अनुमान, आकलन, ऑफ अपीलिंग मतलब अनुमान किया जा रहा है, एस्टीमेट लगाया जा रहा है। अपेलिंग अप्लीकेंट है, अप्लीकेंट मतलब उनको बोलते हैं निवेदक, जो निवेदन किए हैं, मतलब अनुमान ये है कि जो निवेदक हैं, रेंजिंग फ्रॉम, देखिए रेंजिंग है, रेंजिंग मतलब एक तरह से रेंज होता है, बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख, मतलब अब अनुमान किया जा रहा है कि जो लोगों ने निवेदन किया है उसमें करने वाले की संख्या बताई जा रही है कि 5 से 10 लाख हैं। एम्बेसीज जो मतलब दूतावास में जाकर निवेदन किए हैं। एंड मिशन विल वी हैव देयर टास्क, अब देखिए ज़रा सोचिए कि वहाँ पे एम्बेसी में अलग अलग देशों के एम्बेसी को मिलाकर देखा गया तो टोटल 5 to 10 लाख लोग हो गए। तो ज़रा सोचिए, सबको तो एक फेज में लाया नहीं जा सकता, भारत सरकार के पास इतनी जगह भी नहीं है कि क्वारंटाइन करेगा। तो यहीं अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि मिशन, यहाँ से अलग हो गया, मिशंस जो भी अब एक लक्ष्य है, विल हैव देयर टास्क, देयर आया है मतलब एक तरह से एक लक्ष्य होगा उनके काम का। कट आउट, कट आउट आप लिख सकते हैं, कट आउट मतलब होता है कटौती करना, अलग करना। प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटी से बना है, प्राथमिकता, ठीक है, प्राथमिकता देगी सरकार की किसको लाना है, लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा। दोज हु विल रिटर्न, और वहीं लोग भारत वापस आएंगे। आप मीनिंग लिखे तो अब इसका देखिए, कह रहा है कि अनुमान के साथ, एस्टीमेट के साथ, ठीक है, जो भी मतलब निवेदक हैं जिनका आंकड़ा का भी दर देखा जाए तो 5 लाख से 10 लाख है, जो दूतावास में अपना जाकर के रजिस्ट्रेड करा चुके हैं। अब कह रहा है कि जो सरकार का मिशन है, विल हैव देयर टास्क कट आउट, अब सरकार के यही लक्ष्य होगी कि मतलब पहले तो कटौती करे, प्रायोरिटी प्राथमिकता दे, प्रायोरिटाइजिंग करे, लिस्ट्स और एक ज़्यादा लिस्ट बनाए, फॉर दोज उन सभी लोगों को, हु विल रिटर्न जिन लोगों को भारत वापस लाना चाहती है। इसमें अगर मैं ग्रामर पे बात करूँगा तो इसमें अगर देखिएगा आपका तो बिटवीन जो होता है ना, दो पे बात करता है, तो देखिए दो ही हैं, एक 5 लाख और एक 10 लाख, दो के बीच में है। देखिए यहाँ पे एडिटोरियल में कुछ ग्रामर के कंसेप्ट नहीं सही होते हैं, तो आप एडिटोरियल के ग्रामर के कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे बिटवीन है, बिटवीन का पूरा कैसे टू नहीं होता, एंड होता है। देखिए यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। आप कॉमन एरर का सवाल आएगा, कॉमन एरर का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कॉमन एरर के क्वेश्चन में आप बिटवीन के लिए टू नहीं बल्कि आप एंड यूज करेंगे, फ्रॉम के लिए टू आता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि विल हैव देयर टास्क, तो विल हैव देयर टास्क जो है ना, एक तरह से पुल्डल वर्ड आया है, मतलब पुल्डल के लिए आया है, पुल्डल सब्जेक्ट के लिए, बाकी सब ये नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ पे पूरे पे मैं बात करता हूँ यहाँ से, ठीक है,
कह रहा है कि विद्यार्थियों को भी शामिल किया जा रहा है या हैं जिनकी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बंद हो चुके हैं। यानी सब विद्यार्थी नहीं आएंगे, उन्हीं लोगों को लाया जाएगा जिनकी ज़रूरत है। अब आगे कह रहा है कि अभी जो बढ़ता हुआ स्थिति दिख रहा है, जो लोग मतलब अप्लाई किए हैं उन लोगों को अलाउ किया जा रहा है वापस आने के लिए, जिसमें शामिल हैं व्यापारी, प्रोफेशनल लोग शामिल हैं, मजदूर, लेबर शामिल हैं, जिनकी नौकरी चली गई है आर्थिक असर होने के कारण, विश्व स्तर पर लॉकडाउन लग जाने के कारण। अब कह रहा है कि जो अनुमान है कि जितने भी निवेदक हैं उनकी आंकड़ा 5 से 10 लाख लगभग है, जो दूतावास में जाकर निवेदन किए हैं। अब सरकार का यही लक्ष्य होगा कि ऐसे लोगों की कटौती करे, प्राथमिकता दे और लिस्ट बनाए और उन सारे लोगों को प्रायोरिटी दे जिन लोगों को वापस सबसे पहले भारत लाना है। चलिए पेज नंबर 4 पे आप बिल्कुल ऐसे ही लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी बेनिफिट होगा। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं फ़ायदा करता है, थोड़ा समय देना पड़ता है आपको। चलिए वर्ड मीनिंग पे यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मतलब आप लिख सकते हैं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये कोई मीनिंग नहीं है, आप समझ लेंगे। भारत सरकार एक तरह से उच्चतम पैमाने पे काम कर रही है, जो वंदे भारत योजना जो चला रही है एक तरह से उच्चतम योजना है भारत सरकार का, उसी को लिखा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब उच्चतम स्तर से काम करने का तौर तरीका। रिलीज, रिलीज मतलब होता है छोड़ना, रिलीज मतलब होता है रिहा करने के सेंस में होता है, छोड़ने के सेंस में। बाय होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय के द्वारा। अब मीनिंग पहले लिखिए, ओनली दोज हु हैव कॉम्पेलिंग, लिख सकते हैं कॉम्पेल मतलब कहा जा सकता है अनिवार्य, मजबूत, जरूरी। ठीक है, जैसे आपको कहीं से आना है तो सरकार को, आपको लगना चाहिए कि सरकार को ऐसा अनुमान होना चाहिए कि आप जो कारण बता रहे हैं, रीजन बता रहे हो, कारण एकदम बहुत ज़रूरी है, मजबूत है कि नहीं, आपका जाना जरूरी है, उसी को कॉम्पेलिंग कहते हैं। मतलब कहा जा सकता है एक तरह से ज़रूरी या आवश्यक, या फिर मतलब मजबूती भी कह सकते हैं। रीजन्स टू रिटर्न, वापस आने का। पीपल हुज वीज़ा आर एक्सपायरिंग, देखोगे कि लोग जो वीज़ा बनाते हैं ना वो एक्सपायर हो जाता है, तो एक्सपायरिंग मतलब होता है अवधि बीतना। विथ फेस्ट डेपोरेटेशन, देखिए फेस मतलब होता है सामना करना, डेपोरेटेशन ये लिख लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है, कॉपी पे लिखिए, आप डायरी पे लिखिए। डेपोरेटेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है देश निकाला। अब जरा सोचिए, जिस देश में भारत के विद्यार्थी रहते हैं और जिनकी हॉस्टल बंद हो चुकी है, यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है, तो भारत उस विद्यार्थी को कौन रखेगा उस देश में? कोई नहीं रखेगा। कहा जाएगा ना कि जल्दी अपने देश लौट जाओ क्योंकि तुम्हारी सारी फैसिलिटी तो यहाँ बंद हो चुकी है, इसी को डेपोरेटेशन बोलते हैं। कह रहा है विथ फैमिली इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब बहुत तत्काल की जो बात होता है। मेडिकल इसी, किसी तरह का मेडिकल है, इंक्लूडिंग शामिल किया गया है प्रेगनेंसी, यानी इसमें मेडिकल इशू में एक आया है, प्रेगनेंसी को देखा गया है। एंड स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी भी हैं, हु हैव लॉस्ट देयर एकोमोडेशन, मैंने कहा ना अभी, एकोमोडेशन आप लिख सकते हैं, लॉस्ट मतलब होता है गंवा देना, एकोमोडेशन मतलब होता है निवास, रहने का जगह। जैसे विद्यार्थियों का हॉस्टल एकोमोडेशन था, तो शहर में कहीं रह रहे थे वो भी एकोमोडेशन था, तो जिनकी एकोमोडेशन चली गई है, जिनको वहाँ रखने को कोई तैयार नहीं है, उन लोगों को लाया जाएगा। विल बी अलाउ, उनको अनुमति दिया जाएगा, अलाउ मतलब अनुमति देना, टू रिटर्न फर्स्ट फेज, की वो पहले फेज में वापस आ जाएंगे, मतलब वापस लाए। चलिए इसका अगर हम बात करें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से देखते हैं। कह रहा है कि एक जो भारत सरकार ने उच्चतम स्तर की जो प्रोसीजर चलाई है, उस प्रोसीजर के अंतर इस बात का रिलीज मिलता है गृह मंत्रालय के द्वारा कि वे सारे लोग जिनके पास कोई बहुत ज़रूरी कारण है, जिन लोगों के पास ज़रूरी कारण है वापस आने का, ठीक है, अब कौन कौन है उसमें भाई, तो वे लोग जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, यानी लगता है कि वीज़ा अगले महीने या ऐसे आने वाले सप्ताह में एक्सपायर हो जाएगा, तो उन लोगों को लाया जाएगा। हु फेस डेपोरेटेशन, अब जरा जिनका वीज़ा एक्सपायर होगा तो डेपोरेटेशन हो जाएंगे, वहाँ की सरकार उनको रखने की तैयार नहीं होगी, तो ऐसे लोगों को लाने की बात हो रही है। विथ फैमिली इमरजेंसी, जिनके साथ परिवार के साथ फैमिली समस्या है, उसको लाने की बात हो रही है। मेडिकल इशू, किसी को मेडिकल संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसको लाने की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें कि प्रेगनेंसी को शामिल किया गया है। एंड स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी जो कि अपना निवास गंवा बैठे, यानी जिनका हॉस्टल बंद हो चुका है, जिनकी यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है, उनको वापस लाया जा रहा है। और लिखा है विल बी अलाउ टू रिटर्न इन द फर्स्ट फेज, ऐसे लोगों को अनुमति दिया जाएगा कि वो पहली दौर में इंटरनेशनल फ़्लाइट से भारत में आएंगे, भारत में वो मतलब रिटर्न करेंगे। तो इसका अगर पूरा का अगर देखिए ध्यान से तो काफ़ी ईजी है आपको समझ में। देखिए आप अगर इसमें यहाँ से ग्रामर का फेज देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल आसान आपको लगेगा। देखिए इसमें यहाँ से मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग के बाद टू लगता ही है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिलीज बाय होम मिनिस्टर, यहाँ सही है। ओनली दो, यहाँ देखिए ग्रामर का कंसेप्ट है। खैर यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो दो एंटीसीडेंट का काम किया है, और ए हु रिलेटिव प्रोनाउन है,
कभी भी एंटीसीडेंट के तौर पे दे नहीं लिखेंगे, बहुत बार एसएससी या बाकी एरर में आया है, तो दोज होगा। और दोज के लिए देखिए भरपूर डला है कॉम्पेलिंग रीजन्स टू रिटर्न पीपल हुज वीजा। अब इसमें एक देखिएगा आप, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हुज देखिए यहाँ पे रिलेशन बना रहा है, किस में, तो पीपल और वीजा में। तो हुज का यूज हमेशा दो के बीच में रिलेशन बताने के लिए आता है। आर एक्सपायरिंग, आर वर्ड जो आ रहा है ना वीजा के लिए आ रहा है, वीजा एक्सपायर हो रहा है। अब आगे लिखा है हूँ फेस डेपोरेटेशन। अब देखिए हूँ के बाद ये फेस आया है पीपल के लिए, कर रहा है कौन भाई डेपोरेटेशन का सामना कर रहा है, तो पीपल जिनकी वीजा एक्सपायर हो रही है। अब आगे देखिए हुआ है विथ फैमिली इमरजेंसी मेडिकल इशू स्टूडेंट हूँ है। अभी इसमें देखिए अब यहाँ पे हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, तो ये आपका स्टूडेंट एंटीसीडेंट है, तो हैव लॉस्ट जो है स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ है। दे अकोमोडेशंस विल बी अलाउ। अब देखिए अलाउ पैसिव वॉइस है, अलाउ किनको अलाउ किया जाएगा भारत वापस आने का, तो उन लोगों का जिनका मतलब वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या फिर ऐसे जो समस्या है, ऐसे पे बात हुआ है। फर्स्ट फेज पे बात किया यहाँ पे। देखिए फर्स्ट मैंने बताया ना, फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा डेफिनिट आर्टिकल होता है, उसके बाद नाउन सिंगुलर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 5 पर 7 मई का। अब इसका लिखा है विच इज़ ओपन, पीछे वाला कहीं थोड़ा सा आगे भाग बचा, ठीक है, मतलब पहला पेज में लाया जा रहा है। अब लिखा है विच इज़ ओपन टू ओनली इंडियन नेशनलिस्ट। अब देखिए एक बात हो रहा है कि 15,000 जो भारत वापस लाए जाएंगे वो केवल भारतीय होंगे या फिर फॉरेनर के लोग भी भारत लाए जाएंगे, तो नहीं, ऐसी योजना नहीं बनाई गई है। केवल भारतीय ही अब आ रहे हैं वापस, कोई उसमें फॉरेनर टूरिस्ट नहीं होगा, भारत के ही लोग होंगे जो भारत में बाहर फंसे थे। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या कि विच इज़ ओपन ओनली इंडियन नेशनल्स, यानी ये जो योजना शुरू की जा रही है ये केवल भारतीय लोगों के लिए शुरू की जा रही है एट प्रेजेंट, वर्तमान में। अभी देखिए इन एडिशन, मीनिंग लिखिए, इन एडिशन मतलब होता है के साथ साथ या के अतिरिक्त। अब आगे द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेट डाउन, लेट डाउन मतलब होता है निर्धारित करना, तय करना, लिख सकते हैं आप, लेट डाउन मतलब होता है निर्धारित करना, तय करना। स्ट्रीजेंट कंडीशन, स्ट्रीजेंट मतलब लिख सकते हैं सख्ती से, ऐसे मैंने बताया स्ट्रीजेंट मतलब होता है कठोरात्मक, स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, सीवियर कह सकते हैं। विच इंक्लूड मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। देखिए इंस्टीट्यूशनल उसको बोलते हैं जो नियम कानून से रहना है, ये नहीं कि आपको जैसे मन वैसे रहना है, तो वहीं बोला है। क्वारंटाइन मतलब आप ही समझ रहे हैं कि आपको रहना होगा एक सुरक्षित जगह पे 14 दिन तक। ऑल दोज, उन सारे लोग, रिटर्निंग जो वापस आ रहे हैं, विल ऑल्सो बियर। देखिए बियर मतलब देखिए बियर का एग्जाम में आगे आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन बियर मतलब यहाँ हुआ बोझ उठाना, वहन करना। जैसे आ रहे हैं हवाई जहाज़ से, एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं, नेवल एकेडमी, नेवल से आ रहे हैं, तो नेवल से आ रहे हैं तो ज़्यादा जाहिर जरा सोचना है उनका फेयर जो लगेगा, उनकी जो खर्च आएगी वापसी का उनको देना पड़ेगा। और लिखा है फॉर ट्रैवल, ट्रैवल के लिए अरेंजमेंट्स एंड एकोमोडेशन, और एकोमोडेशन के लिए भी उनको पैसा देना होगा, जो उनका रहने की व्यवस्था किया जाएगा उनके लिए भी उनको पैसा देना पड़ेगा। अब मीनिंग लिख लिए, तो इसका मतलब यहाँ से मैं बताता हूँ, ठीक है, मतलब भारत के लोग तो आ ही रहे हैं, ठीक है, इन सभी के साथ साथ, इसके साथ साथ सरकार ये भी निर्धारित कर दी है, कठोरात्मक स्थिति, कठोरात्मक के कंडीशन स्थिति को निर्धारित कर दिया है, जो कि बिल्कुल मतलब इंक्लूड किया जाएगा और आवश्यक है कि क्वारंटाइन उस विधि से ही किया जाएगा 14 दिनों के लिए। वे सारे लोग जो वापस आ रहे हैं उनको वहन करना होगा अपने उस फेयर के कीमत को भी, जो ट्रैवल की व्यवस्था की गई है या उनके रहने की एकोमोडेशन जो दी जाएगी उनका भी उन लोगों को बोझ उठाना पड़ेगा, मतलब उनको वहन करना पड़ेगा। अब इसमें ग्रामर देखें तो इन एडिशन एक तरह से मतलब जोड़ने का काम करता है। देखिए द गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, तो गवर्नमेंट के लिए वर्ब आया, हैज आया है। ऑल्सो लेट डाउन, देखिए हैज सिंगुलर, ये आपका हैज एक्जुलरी वर्ब है, लेट डाउन यहाँ मेन वर्ब है, लेट V3 में है, यहाँ ले का है। देखिए आल्सो एक एडवर्ब है, आल्सो हमेशा एक्जुलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, तो देखिए हैज एक्जुलरी वर्ब है, लेट डाउन मेन वर्ब है, दोनों के बीच में है। स्ट्रीजेंट एक एडजेक्टिव है, कंडीशन नाउन है। विच इज, देखिए विच इंक्लूड, एक देखिए ध्यान से, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, विच के पहले कंडीशंस को क्या कहेंगे बताइए आप, इसको हम लोग एंटीसीडेंट कहेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब देखिए इंक्लूड वर्ब है, किसके अनुसार होता है, तो एंटीसीडेंट। देखिए आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा आपको कि इंक्लूड वर्ब है तो कंडीशन एंटीसीडेंट है, तो इसी के अनुसार वर्ब आएगा। तो देखिए कंडीशंस पुलडल है, इसलिए इंक्लूड भी पुलडल है। मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल यहाँ सही है। ऑल दोज, देखिए ऑल दोज रिटर्निंग, अभी देखिए ऑल दोज वे सारे लोग जिनकी वापसी हो रही है, विल ऑल्सो बियर, देखिए यहाँ भी जो ऑल ये विल बियर वर्ड आया है ना, ये ऑल दोज के लिए आया है। और अभी तो मैंने बताया था कि आल्सो वर्ड का यूज जो होता है ना एक्जुलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है, बिल्कुल सही है। लास्ट, ये लास्ट पेज था आपका 5 नंबर पेज, अब आगे नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि देखे होंगे अभी एयरफोर्स का पेपर नहीं हुआ है, जो अभी एयरफोर्स का पेपर कैंसिल हो गया था उसका नहीं हुआ है,
तो एयरफोर्स के लिए मैं इसी चैनल पर अलग से अब कुछ ऐसे आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें आपका टेस्ट पेपर रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, और उसके साथ साथ कुछ मैं कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा। तो जो लोग एयरफोर्स का पर्सनली तैयारी करते हैं वो लोग भी देखेंगे, और जो नहीं करते हैं वो भी लोग भी देखेंगे, क्योंकि सारे जगह ऐसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, सीखने में कोई वजह नहीं है। आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि 8 मई का जो मैं एडिटोरियल आपको लेकर आऊँगा, जो सेशन मेरा आएगा, उसमें 7 मई का टेस्ट पेपर होगा। तो 7 मई के एडिटोरियल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से पढ़ें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे उत्साह बढ़ाता है। आप जब ऐसा करेंगे तो मेरे अंदर काफ़ी इनकरेज होगा, मैं आपके लिए बहुत सारा कुछ करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।